मैं अश्विनी कुमार झा 8वीं कक्षा के व्याकरण विषय को लेकर आज उपस्थित हूँ। आज आपको संधि में विसर्ग संधि से परिचय करवाता हूँ। सबसे पहले आप जान लें कि विसर्ग संधि होता है क्या। तो विसर्ग संधि जो है वो स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग तो आप जानते ही हैं कि दो बिंदु जो आगे में रहता है दाईं ओर, उसी को विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं और उन नियमों को मैं क्रमशः आपको समझाता हूँ। पहले है कि विसर्ग से पहले अ रहे और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का उ हो जाता है। ये पहला नियम आपको मैं बता रहा हूँ। और विसर्ग से पहले जो अ होता है उससे वो विसर्ग का परिवर्तन जो उ में हुआ है वो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। यहाँ स्वर संधि हो जाती है उसके बाद। जैसे इसका उदाहरण से आप समझ लेंगे, मनः प्लस रथः। मनः शब्द में मनः के आगे विसर्ग, मन के आगे विसर्ग है और मनः नौ का यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो हो जाता है नौ हलंत प्लस अ। तो विसर्ग से पहले अ आ गया, उसके बाद आपको र वर्ण आता है, रथा का र वर्ण आता है। इसलिए इस नियम के अनुसार विसर्ग का उ हो जाएगा, मनः का अ और विसर्ग जो उ बन गया वो मिलके ओ हो गया। तो इसका संधि हो जाएगा मनोरथः, मनोरथः। इसी तरह सरह पर प्लस वरह। तो यहाँ सरह में र का वर्ण विच्छेद करेंगे तो र हलंत प्लस अ, और विसर्ग के आगे व है, व वर्ण है, इसीलिए विसर्ग का उ हो जाएगा। तो अ उ मिलके ओ हो जाएगा स्वर संधि के अनुसार। तो ये इसका संधि हो जाएगा सरोवरः। पयः प्लस दः, पयोदः। यशः प्लस धरा, यशोधरा। अब इस संधि के इस नियम को आप समझ गए होंगे। अब दूसरा नियम है, विसर्ग के बाद यदि सकार आए। सकार का मतलब हुआ जितने भी 100 हैं, जैसे 300 आप जानते हैं, दंत 100, मूर्धन्य 100, मूर्धन्य श और तालब श। तो ये तीनों 100 आए, इसी को सकार कहते हैं। तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है, मतलब जो भी 100 आए वही 100 बन जाता है। जैसे दुह प्लस शासनः। तो यहाँ विसर्ग के बाद तालव्य श आया तो विसर्ग का तालव्य श हो जाएगा, तो दुःशासनः। अब जैसे अगला उदाहरण मैं दंत 100 का दे रहा हूँ, निह प्लस संदेहः। तो निह के आगे, नी के आगे विसर्ग है, तो विसर्ग के बाद आपको आ गया दंत 100, तो विसर्ग का भी दंत 100 हो जाएगा। तो निस्संदेहः, यही नियम है। यह आसान नियम है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, थोड़ा मनन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब तीसरा नियम एक और मैं बताता हूँ कि विसर्ग के बाद यदि र आए और विसर्ग के पहले वाला स्वर, विसर्ग के बाद यदि र आए तो विसर्ग के पहले वाला वर्ण जो होता है स्वर वर्ण, वो दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप माने विसर्ग गायब हो जाता है। तो यहाँ उदाहरण से आप अच्छी तरह समझेंगे। जैसे है निह प्लस रोगः। तो यहाँ निह में नी के बाद विसर्ग है
और उसके बाद फिर रोगह में रॉ आया, विसर्ग के बाद रॉ आया। तो विसर्ग के पहले वाला जो स्वर है तो वो नी में आपको ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व ई का दीर्घ ई हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग गायब हो जाएगा। तो नि प्लस रोगा बराबर हो जाएगा नीरोगा। अब उसी तरह आप देख लीजिए दुह प्लस राजा। तो दुह में आपको विसर्ग से पहले दू में दो हलंत प्लस ह्रस्व ऊ, तो ह्रस्व ऊ का दीर्घ हो जाएगा। और उसके बाद रॉ आया, राजा का रॉ पहला वर्ण है, रॉ हलंत, तो दू राजा। इसी तरह ये परिवर्तन होता है। अब इसका चौथा नियम है विसर्ग से पहले ओ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण रहे। विसर्ग से पहले ओ आ नहीं होना चाहिए, स्वर वर्ण में भी ओ आ नहीं रहना चाहिए, और बाद में कोई स्वर वर्ण आ जाए, बाद में कोई स्वर वर्ण आए, ओ आ नहीं रहे, कोई दूसरा स्वर रहे, और उसके बाद कोई स्वर वर्ण आ जाए तो, और विसर्ग के बाद में कोई स्वर वर्ण या वर्गों का, वर्ग मतलब होता है, आपको वर्ग तो आप पहले जान रहे हैं कि 5 वर्ग होते हैं, क चौ तो टो पौ, ये पहला वर्ण है 5 वर्गों का। तो इन वर्गों का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए तो विसर्ग का रॉ हो जाता है। जैसे निह प्लस उपायः, तो यहाँ निह में नी, तो 9 हलंत प्लस ह्रस्वी, तो यहाँ पर आपको ओ आ नहीं है विसर्ग से पहले, और उसके बाद दूसरा स्वर वर्ण है उपायः में ऊ, एक स्वर है, तो दूसरा स्वर आ गया, तो विसर्ग का रॉ हो गया यहाँ पे। तो निह प्लस उपायः हो गया, विसर्ग का रॉ हो जाएगा, तो रॉ हलंत में ऊ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि बीच में स्वर वर्णों को नहीं लिखा जाता है, तो निरुपायः। अब निह प्लस झरः, अब यहाँ पर ये दूसरा उदाहरण मैंने दे दिया है कि निह, यहाँ भी विसर्ग से पहले ओ आ नहीं है, और उसके बाद आपको वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से है। जैसे चवर्ग का झौ जो है, चौ छौ झौ झौ, चौ छौ जौ झौ, तो ये चवर्ग का चौथा वर्ण आ गया, तो तीसरा चौथा वर्ण इसमें आ गया, तो विसर्ग का इसमें भी रॉ हो जाएगा। तो यहाँ रॉ जो है रेफ के रूप में आ जाएगा, निह प्लस झरः निर्झरः। और उसी तरह दुह प्लस गंधः, तो यहाँ भी ओ आ नहीं है विसर्ग से पहले ऊ है, ह्रस्व है, तो यहाँ भी विसर्ग का रॉ हो जाएगा, तो दुर्गंधा। इतने। अब अगला नियम है विसर्ग के बाद ये तीनों सौ में परिवर्तन होता है विसर्ग का, वही नियम है ये। तो ये आपको बस याद रखना है, इसके बारे में मैं विस्तार से बता देता हूँ आपको। केवल आपको वर्णों को याद रखना है और उसी तरह इसमें परिवर्तन होता है। विसर्ग के बाद यदि को, तो, थो और सौ, को, तो, थो और सौ आए, दंत सौ, तो विसर्ग का दंत सौ हो जाता है। और विसर्ग का चौ, छौ और तालव्य शौ आए तो विसर्ग का, विसर्ग के बाद तो विसर्ग का तालव्य शौ हो जाता है। और विसर्ग के बाद यदि टो, ठो और मूर्धन्य शौ आए तो विसर्ग का मूर्धन्य शौ हो जाता है। बस यही नियम है। इसमें आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे तो, थो है आपको दंत्य वर्ण, तो इसमें दंत सौ में परिवर्तन होगा विसर्ग का। अब जैसे चौ, छौ है तालव्य वर्ण, तालु से इसको बोलते हैं, और तौथौ को दांत से बोलते हैं, इसीलिए दंत सौ हुआ। और चौ, छौ को तालु से बोलते हैं, इसीलिए इसमें विसर्ग का परिवर्तन होगा तालव्य शौ में, तालव्य शौ में। और उसी तरह टौ, ठौ है मूर्धन्य वर्ण, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, तो इसमें ये यदि आगे रहे और मूर्धन्य शौ भी रहे तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य शौ में हो जाता है। अब जैसे इसका उदाहरण से आप समझ लेंगे, नमः प्लस कारः,
तो यहाँ पर को तोथो आया विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का परिवर्तन दंत सौ में होगा, तो नमस्कारः। अब कह प्लस चित, यहाँ पर चवर्ग का चौ है, चौ छौ, और तालव्य शौ आने पर कह में विसर्ग है अंत में, और चित, तो चित में चवर्ग का पहला वर्ण आ गया, तो को चौ छौ और तालव्य शौ आने पर विसर्ग का परिवर्तन तालव्य शौ में होता है, तो यहाँ को यथावत रहेगा और विसर्ग का तालव्य शौ हो जाएगा। देखिए कश्चित। इसी तरह रामः प्लस ठक्कुरः, यहाँ टोठो आ गया विसर्ग के बाद, रामः में अंत में विसर्ग है और विसर्ग के बाद टोठो आ गया, और यदि मूर्धन्य शौ भी आता तो भी वही होता। तो ठो चूँकि मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए विसर्ग का यहाँ परिवर्तन हो गया मूर्धन्य शौ में। तो इसका रामः प्लस ठक्कुरः का हो जाएगा रामश ठक्कुरः। ये विसर्ग संधि के कुछ नियम मैंने आपको बताए, और आगे के वर्गों में आप और भी विस्तार से इसको जानेंगे। इस तरह आपका संधि का, तीनों संधियों का अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।